हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 24 मई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इस पूरे वीडियो के PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को अपलोड करने के तुरंत बाद उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और 2 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसके अलावा 23 मई के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का हम जो है रिवीजन हमेशा की तरह करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को। आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं 23 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। 23 मई का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस प्रतिवर्ष जो है हम कब मनाते हैं? तो ये हम हर साल 21 मई को मनाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा 21 मई के दिन ही जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इनकी हत्या कर दी गई थी 21 मई को। तो उन्हीं की याद में हम हर साल भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस जो 21 मई को मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, मेजर जनरल कश्मीरी लाल रतन का निधन हाल ही में भी 16 मई 2020 को हो गया था। तो उन्हें किस युद्ध के लिए जो है महावीर चक्र प्रदान किया गया था? तो इन्हें भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में हुआ था इसके लिए इन्हें महावीर चक्र मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की वजह से दुनिया में कितने करोड़ लोगों को बेहद गरीब यानी कि एक्सट्रीमली पॉवर्टी होने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने अभी पूरा विश्व जो है वो कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया के अंदर 6 करोड़ लोग जो है वो अत्यंत गरीब है, ऐसा अनुमान वर्ल्ड बैंक ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस नोट रिलीज करके बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कॉरेमन रेनहार्ट किस समूह की भी नई मुख्य अर्थशास्त्री वर्तमान में बनी है? तो कॉरेमन रेनहार्ट जो है विश्व बैंक की भी नई मुख्य अर्थशास्त्री हाल ही में नियुक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है हम 22 मई को हम हर साल मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, भारत और चीनी आर्मी के बीच अभी लद्दाख में किस झील के पास मुठभेड़ यानी कि झड़प हो गई थी? तो ये सेकंड झड़प हुई थी। ये हालांकि आपसे यहाँ पर लद्दाख के पास झील का नाम पूछा है, तो ये झील थी पेंगोंगसो ये नाम की एक झील है लद्दाख के अंदर। यहाँ पर भारतीय और चीनी आर्मी के बीच अभी थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो गया था। इसके पहले नाकुला दर्रा के पास भी जो है वो भारत और चीन के जो है वो कुछ जवान आपस में भिड़ गए थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नाबार्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है अभी हाल ही में? तो नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष अब बनेंगे वो बनेंगे गोविंदा राजुलू चिंटाला, याद रखिएगा आप। और ये किसका स्थान लेंगे? ये हर्ष कुमार भानवाला का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, इंटरनेशनल टी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं हर साल 21 मई को। और मैं बता दूं आपको, भारत का चाय के उत्पादन में यानी कि चाय की जो पत्ती होती है उसके उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पर कौन है अगर आपसे पूछ लिया था तो चीन जो है वहाँ पर सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। तो पहले नंबर पर चीन है चाय उत्पादन में और दूसरे नंबर पर भारत है। और प्रतिवर्ष हम चाय दिवस जो मनाते हैं 21 मई को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसको हम नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं, ये भारत के अंदर जितने भी एथलेटिक्स वगैरह होता है उनके डोप टेस्ट का काम करने का मतलब कंट्रोल करती है। यानी कि जितने भी एथलेटिक्स वगैरह होते हैं उनका डोपिंग का जो टेस्ट है वह नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी करती है। तो इन्होंने अभी हाल ही में किन 2 पावर लिफ्टर्स को जो है वो ड्रग्स लेने के कारण अपने खेल से जो अभी निलंबित कर दिया है? तो एक तो सविता कुमारी है और अंकित सिसोदिया है। इन दोनों को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसको हम नाडा के नाम से जानते हैं, इन्होंने इन 2 पावर लिफ्टर्स को भी हाल ही में खेल से प्रतिबंधित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मापन का एक प्रमुख दिन है जो पूरे विश्व के अंदर 20 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है इसका 20 मई। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा कल का स्टैटिक जीके का, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये भाग 9 के अंदर जो है वो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए, याद रखिएगा। अभी स्टैटिक जीके के अंदर मैं आपको 3-4 दिन तक पंचायती राज एवं व्यवस्था से संबंधित जीके जो है वो पढ़ाऊँगा। हम हर करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हम टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन तक आपको डेली जीके के अंदर जो है पंचायती राज के क्वेश्चन ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है या किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ठीक है। यानी कि कैसे गांव की जो जनता है वह
शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी निश्चित करे, इसीलिए जो है पंचायती राज की स्थापना की गई है। तो पंचायती राज जो है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। चलिए अब बारी आती है कल के क्विज की। कल मैंने आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था, बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के जो है प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इजराइल के बने हैं। ठीक है, लगातार रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, 5वीं बार लगातार बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये प्रधानमंत्री बने इजराइल के। तो ये आज की क्विज़ का आंसर है। जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है वो बहुत बहुत बधाई उन सभी को। आज भी वीडियो के अंत में आपको एक क्विज़ यानी कि एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वीडियो के अंत में उसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके उसका आंसर बताइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम 24 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में कौन सी पहली क्रिकेट लीग जो है 22 मई से शुरू हो गई है? तो ये कैरेबियन विंसी T20 यानी कि 20-20 ओवर का जो मैच होता है। तो कैरेबियन विंसी T20 ये अभी कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में होने वाली पहली क्रिकेट लीग है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, कैरेबियन विंसी T20। इसमें कुछ थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो ये सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस ये यहाँ पर 2 स्थानों पर खेली जाएगी है। ठीक है, और ये 31 मई तक खेली जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। और इस टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग लेगी और 10 दिन में इसमें कम से कम 28 मुकाबले जो है वो खेले जाएंगे। और मैं बता दूं आपको, यह पहला क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जिसमें गेंद को चमकाने के लिए जो लार या जो पसीना होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आप देखा होगा क्रिकेट वगैरह जो खेलते हैं तो वो गेंद को स्विंग कराने के लिए थूक या फिर लार या फिर पसीने का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर अभी पाबंदी लगा दी गई है और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने भी इस पर लगा दी है और अभी ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी गेंद पर लार या पसीने का उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 की महामारी अभी है तो वह रोग ना फैले, इसलिए इसका अभी निर्णय लिया गया है। और मैं बता दूं आपको, ICC और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने भी गेंद के ऊपर लार या पसीने का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये क्रिकेट प्रतियोगिता का आप नाम याद रखिएगा, कैरेबियन विंसी T20। ये पहली क्रिकेट लीग है जो 22 मई से शुरू होगी और कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में होने वाली पहली प्रतियोगिता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत सरकार ने लॉकडाउन के बीच विदेशों में रह रहे किन भारतीयों को वीज़ा नियमों में जो है वो छूट दी है? तो ये जो OCI कार्ड होल्डर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI का पूरा नाम होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको अभी वीज़ा नियमों में कुछ छूट दी है। मैं बता दूं आपको, 22 मार्च के अंदर जो पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ था तो उस लॉकडाउन में जितनी भी ट्रेनें और इंटरनेशनल एयरलाइंस थी वो सब बंद कर दी गई है। तो तब से लगभग 2 माह बीत चुके हैं, अभी तक इंटरनेशनल एयरलाइंस जो स्टार्ट नहीं हुई है। तो भारत सरकार ने लॉकडाउन के बीच में विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं और जो भारत में आना चाहते हैं तो उनके लिए वीज़ा नियमों में कुछ थोड़ी बहुत जो है अभी छूट देने का ऐलान किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। OCI कार्ड होल्डर जो है इनको भी वीज़ा नियमों में छूट दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कोविड-19 के बीच 22 मई को फिल्म गुलाबो सिताबो का ट्रेलर जो है रिलीज़ हुआ है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा गया है कि इस फिल्म के मुख्य किरदार जो है वो कौन कौन से हैं? तो इस फिल्म में एक तो अमिताभ बच्चन है और एक आयुष्मान खुराना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 में ये ऑप्शन है। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना, इनकी एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ अभी हाल ही में और इस फिल्म का नाम है गुलाबो सिताबो। ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। इसे 12 जून को OTT जिसको हम बोलते हैं ओवर द टॉप मीडिया प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर जो है रिलीज़ किया गया है और फिल्म के जो डायरेक्टर उनका नाम है सुजीत सरकार। और लॉकडाउन में OTT पर कई छोटी फिल्में जो है अभी हाल ही में रिलीज़ भी हुई है। और अगर आपसे पूछ ले कि बड़ी फिल्म कौन सी है तो ये धूमकेतु। ठीक है, और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो है अपनी भूमिका निभाई है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और वेब सीरीज़ पाताल लोक अमेजन प्राइम वीडियो पर भी अभी जारी हुई है और ये काफ़ी चर्चा में भी रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन इन दोनों ने अभी मुख्य भूमिका निभाई है फिल्म गुलाबो सिताबो में। ठीक है, और इसका भी हाल ही में ट्रेलर भी रिलीज़ हो गया है। मैं आपको बता दूं, कोविड-19 महामारी के चलते पूरे देश के अंदर जो है वो अभी जितने भी थिएटर्स वगैरह है वो सब बंद है। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन ही फिल्मों का जो है वो प्रसारण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाचक्रवात तूफान, जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इस तूफान का नाम है अम्फान और ये बंगाल की खाड़ी से उठा है और अभी ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों तट से टकराया है और काफ़ी वहाँ पर जनहानि भी इससे हुई है।
तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। महा चक्रवात जो अम्फान अभी आया था, तो इससे पश्चिम बंगाल काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो केंद्र सरकार ने कितनी रकम का जो है वहाँ पर ऐलान किया है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार अम्फान तूफान के कारण जो वहाँ पर अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही होगा। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में भी सीएम यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है जगदीप धनखड़। तो ये जो अम्फान तूफान है, इसकी वजह से आज दिनांक तक पश्चिम बंगाल के अंदर 77 लोग मारे गए हैं और 15 लोग जो है वो कोलकाता के अंदर मारे गए हैं। तो ये आंकड़ा है वहाँ पर अभी वहाँ की जो राज्य सरकार है उन्होंने जारी किया है। तो प्रधानमंत्री ने अभी हवाई माध्यम से वहाँ के पूरे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो है दौरा भी किया था और बशीरहट जिले में उन्होंने ममता बनर्जी और वहाँ के जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, उनके साथ मुलाकात करके उन्हें जो है 1000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान करने का ऐलान किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के अंदर केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुपर साइक्लोन अम्फान से प्रभावित ओडिशा के लिए कितनी रकम देने का भी हाल ही में ऐलान किया है। तो उड़ीसा के अंदर ये दी जाएगी 500 करोड़। 500 करोड़ की केंद्रीय सहायता अम्फान तूफान की वजह से जो अव्यवस्थाएं राज्य के अंदर हुई है उड़ीसा में, उसके लिए केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए की सहायता देगी। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में 1000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी और उड़ीसा के अंदर जो है 500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की तरफ से जो साइक्लोन आया है अभी अम्फान, इससे जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है राज्य की, उसके लिए दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस का विश्व दिवस जो है हम हर साल कब मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 21 मई को। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है यहाँ पे। 21 मई को हर साल संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। और मैं बता दूं आपको, इसके अलावा 21 मई को हम इंटरनेशनल टी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस यानी कि राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, क्योंकि इस दिन राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, तो ये भी हम मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और मैंने आपको एक क्वेश्चन 22 मई से रिलेटेड भी बताया था कि भारत के अंदर जो है हम 22 मई को हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा। थोड़ा सा इसमें हम डिटेल बता देते हैं आपको। 21 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में संवाद और विकास के लिए जो है वो सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस, जिसको हम वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि ये दिवस सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और सुझाव देने के लिए और समझ विकसित करने के लिए मनाया जाता है। और 2001 से ये मनाया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस जो है कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 मई को। इसमें कुछ डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये जो दिवस है हर साल मई माह में मनाया जाता है, लेकिन जो मई माह का जो तीसरा फ्राइडे यानी कि जो शुक्रवार होता है उस दिन ये मनाया जाता है। तो 2020 में मई माह का जो तीसरा शुक्रवार आया था वो 15 मई को आया था, इसीलिए जो है 15 मई को हमने राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया है। तो राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस क्या होता है? इसमें जितनी भी चाहे एनिमल से संबंधित हो, चाहे वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित जितनी भी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पर खड़ी है, तो उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम हर साल राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाते हैं। तो ये इस साल मनाया गया 2020 में 15 मई को। इसके अलावा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, इस साल का जो उद्देश्य था इस दिवस को मनाने का, वह ये है कि वन्य जीवों की रक्षा करने हेतु लोगों को हमें जागरूक करना है। और लुप्त प्राय प्रजातियाँ वे होती है जिनकी आबादी में अचानक तेज़ी से गिरावट आती है या उनके महत्वपूर्ण निवास स्थान के नुकसान के कारण उनके विलुप्त होने का खतरा है। तो उसी बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए हम हर साल जो है वो मई के तीसरे शुक्रवार को लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाते हैं। तो ये इस साल मनाया गया है 15 मई को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 14 मई 2020 को देवांश राय का भी हाल ही में निधन हो गया। ये वह कौन थे? साहित्यकार, चित्रकार, पर्यावरणवाद या फिर इतिहासकार? तो देवांश राय जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये एक साहित्यकार थे मशहूर।
तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 14 मई को, और ये 84 वर्ष के थे और उन्होंने कई बंगाली दैनिक समाचार पत्रों में अपना कार्य भी किया है। और इनका एक उपन्यास भी आया था जिनका नाम था तिस्ता पैर ब्रिटेंटो, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो याद रखिएगा, देवांश राय एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका अभी हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, 13 मई 2020 को किस राज्य में राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं को डाटाबेस तैयार करने के लिए होप पोर्टल जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, होप पोर्टल जो है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा अभी लॉकडाउन के कारण जो राज्य के अंदर जो अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई है तो उसको अच्छे से मजबूत करने के लिए वहाँ की सरकार ने होप नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जितने भी कुशल और अकुशल यानी कि जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल युवा है उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा और उनको जो है रोजगार प्रदान इसमें किया जाएगा। तो उत्तराखंड की बात आई है तो आज थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता देता हूँ उत्तराखंड राज्य के बारे में। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये दिल्ली के बिल्कुल पास में यहाँ पर पश्चिमी एरिया में यानी कि भारत का जो नक्शा है उसमें ऊपर की ओर उत्तराखंड स्थित है। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और वर्तमान में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ पर राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो ये आप प्रशासनिक व्यवस्था याद रखिएगा इसमें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के अंदर जो नेशनल पार्क है, एक काफ़ी प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये भारत के अंदर सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये भी आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी ये अगर आपसे पूछ ले तो 1936 में इसको स्थापित किया गया था। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, मैं बता दूं आपको, इसके बीचों बीच से जो है रामगंगा नदी भी निकलती है, ठीक है। इसके अलावा राम झूला, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, ये सब उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड का अगर आपसे उच्च न्यायालय पूछ ले तो वो नैनीताल के अंदर स्थित है। फूलों की घाटी भी कहाँ पर है ये भी आप याद रखिएगा, ये भी उत्तराखंड में है। लेकिन अगर आपसे शांत घाटी के बारे में पूछ ले तो ये केरल में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टेहरी बांध, वह भगीरथी नदी पर बनाया गया है और ये भी उत्तराखंड में ही है। इसके अलावा उत्तराखंड चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो साझा करता है। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर ये चीन है तो उत्तराखंड किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो ये चीन के साथ करता है। तो ये उत्तराखंड के बारे में आप सभी जानकारी याद रखिएगा। तो पुनः मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड ने भी होप नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें कुशल एवं अकुशल जितने भी युवा हैं राज्य के अंदर उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा रोजगार उनको प्रदान करने के लिए। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 10 हम डिस्कस कर लेते हैं। ये करंट अफेयर्स का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद हम स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पंचायती राज से संबंधित होंगे। हाल ही में चर्चित इवेंट बोट ये क्या है? एक इंटरसेप्टर नौका, एक ग्रह, बैंकिंग वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो इवेंट बोट एक चर्चित शब्द है, काफ़ी समाचार पत्रों में भी ये था। तो इवेंट बोट एक प्रकार का बैंकिंग वायरस है जिसके कारण काफ़ी बैंकिंग सिस्टम जो है अभी प्रभावित हो रहा है। तो थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ इसमें। तो जो भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उन्होंने बैंकिंग वायरस के संदर्भ में जो अभी हाल ही में चेतावनी जारी कर दी है और इन्होंने इस चेतावनी के अनुसार कहा है कि मोबाइल मॉलवेयर इवेंट बोट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है जो कि लोगों के बैंकों से जुड़ी जानकारी जितनी भी है उसको वो चोरी कर रहा है। और इवेंट बोट ट्रोजन एक वायरस या मॉलवेयर है जो किसी उपयोगकर्ता के बगैर अनुमति के उनके मोबाइल की जानकारियों को जो है वो चोरी कर लेता है। इवेंट बोट ने हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय क्षेत्रों में स्थित बैंकिंग ऐप्स है, मनी ट्रांसफ़र सेवाएं हैं, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट सहित 200 से अधिक वित्तीय ऐप को जो है भी निशाना बना लिया है। तो ऐसी स्थिति में आप भी सचेत रहिएगा। अगर आपके मोबाइल में भी कोई अननेसेसरी लिंक आती है या कोई मैसेज आता है या कोई फ्रॉड कॉल आता है तो आप भी उसका जवाब ना दें तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। और अगर आपको किसी ऐसी अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स वगैरह आती है, मैसेज वगैरह आते हैं तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। मैं एक बार पुनः इसको बता देता हूँ। इवेंट बोट अभी हाल ही में चर्चा में है। तो ये एक प्रकार का बैंकिंग वायरस है जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से जो है वो आपका जो डाटा है वो चोरी कर सकता है, ठीक है। चलिए अब बारी आती है स्टैटिक जीके की। आज का हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पंचायती राज जो है सबसे पहली बार किस राज्य के अंदर जो है वो शुरू किया गया था? पंचायती राज जो है सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट किया गया था? तो पंचायती राज अपनाने वाला सबसे पहला जो राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th वाला सही है। तो राजस्थान ने सबसे पहली बार पंचायती राज को जो है वो अपनाया था
कब अपनाया था ये अगर आपसे पूछ ले तो 1959 में। 1959 में सबसे पहली बार राजस्थान पहला राज्य है पूरे देश के अंदर जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4th वाला सही होगा। पंचायती राज की बात आई है तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भाग 9 है फ्रेंड्स, उसके अंदर जो है वो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि ग्राम पंचायत की स्थापना किस भाग में की गई है, तो जो भाग 4 है पंचायती राज का, उसमें ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित बातें कही गई है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले कि ग्राम पंचायत को संगठित करने का के जो अनुच्छेद है वो किस में है, तो ये अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित वर्णन किया गया है। और ग्राम पंचायत के गठन के बारे में अगर भाग पूछ ले आपसे कि जो संविधान का हमारा कौन सा भाग है जिसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है, तो ये भाग 4 है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले ग्राम पंचायत से संबंधित, तो वो अनुच्छेद 40 है। ठीक है, और भाग 9 में क्या है, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारी बातें जो है आप याद रखिएगा। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, पंचायत के अंदर जो सरपंच वगैरह चुने जाते हैं, यानी कि पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो किस तिथि से लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 1 मई 1993 या फिर इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो 24 अप्रैल 1993 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये वाला सही है यहाँ पे। इस दिन 73वां संविधान संशोधन जो है पूरे भारत में लागू हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। और इसी के अंदर जो है वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि जो 73वां संविधान संशोधन में जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसके अंदर अगर आपसे पूछ ले कितने कार्य सौंपे गए हैं राज्य सरकार को या पूरे भारत के जितने भी राज्य उनको, तो इस 11वीं अनुसूची के अंदर जो है वो 29 कार्य हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन किस तिथि को लागू हुआ? ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। तो हर साल जो है हम पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को इसी कारण मनाते हैं क्योंकि 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, पंचायत राज से संबंधित। तो फ्रेंड्स ये थे 24 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके के क्वेश्चंस। अब बारी आती है आज के क्विज़ की। आज के लिए आप सभी स्टूडेंट्स मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सबसे ज़्यादा सैनिक खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान इनमें से कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इस क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। भारत, यहाँ पर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, भारत सबसे ज़्यादा सैनिक खर्चे करने वाले देशों की सूची में कितने नंबर पर? पहले पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है या चौथे पे? ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन से संबंधित और वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस पूरे वीडियो की PDF फाइल की लिंक भी आपको इस वीडियो के अपलोड करने के तुरंत बाद उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप रिवीजन के तौर पर PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो व्यूज़ अभी थोड़े कम है लेकिन धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूज़ की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे 2 स्टूडेंट्स देखें या 50 स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, मैं आपके लिए डेली जो है करंट अफेयर्स की वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।